हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ संदीप श्रीवास्तव। आज आपकी क्लास में नया चैप्टर हिस्ट्री का उठाया है और उस चैप्टर का नाम है, बताइए, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो आज जो चर्चा होगी इस क्लास में द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में आपको बताएंगे। ठीक, तो चलो चलते हैं सीधे। क्लास 10 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये क्या है? पहला क्वेश्चन आपका है, द पर्सन हु गॉट पीपल फ्रॉम विलेज एंड इंश्योर्ड देम जॉब, हेल्प देम सेटल इन सिटीज एंड प्रोवाइडेड देम मनी इन टाइम्स ऑफ नीड वाज नोन एज। हमने आपको चैप्टर बताया है जब एक्सप्लेनेशन चल रहा था क्लास में, और यह आपके टीचरों ने भी बताया होगा। क्या बताया होगा? एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को गांव से लाता है और ये उनको इंश्योर करता है कि हम आपको जॉब देंगे, आप हमारे साथ चलेंगे तो शहर, तो हम आपको जॉब देंगे। और वो शहरों में उनको कहता है कि हम आपको रहने की व्यवस्था सेटल कर देंगे, आप मेरे साथ चलिए, और अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूरत के समय हम धन भी प्रोवाइड करा देंगे, यानी कि पैसा, मनी भी दे देंगे। तो आपने देखा होगा आपकी बुक में ऐसे व्यक्ति जो है उसकी फ़ोटो बनी हुई है ना, एक बढ़िया सा अच्छे कपड़े पहने, धोती कुर्ता बढ़िया बना हुआ है, और उसको बोलते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जॉबर। जॉब देने वाला व्यक्ति जॉबर कहलाता है। हालांकि ये वर्ड आए हैं स्टेपलर, फुलर, गोमस्थास, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे आगे, इसी वीडियो में आगे हम आपको इन सब के बारे में बताएंगे ये क्या होता है। लेकिन अभी ध्यान रखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो गांव से लोगों को पकड़ ले आता था और ये कहकर कि आप शहर चले हमारे साथ, हम आपको शहर में जॉब देंगे, आपकी रहने की व्यवस्था करा देंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो पैसा भी आपको प्रोवाइड करेंगे, ये कहकर जो लाता था, तो उस व्यक्ति का नाम क्या था? जॉबर। याद रखेंगे, जॉबर था वो। हाँ, आगे चलते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड डिड द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स मेक अ फॉर्चून? तो एंटरप्रेन्योर तो जानते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, जो सेल्फ कोई काम करते हैं, कोई इंडस्ट्री, फैक्ट्री, वो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो अपना खुद का काम करते हैं। तो यहाँ अर्ली एंटरप्रेन्योर की बात की जा रही है। तो फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड डिड द अर्ली एंटरप्रेन्योर मेक अ फॉर्चून? तो पहले जो था वो किस व्यापार से उन्होंने अपना फॉर्चून बनाया, फॉर्चून ने अपना भाग्य बनाया। तो आपको मालूम होना चाहिए, हमारे जो इंडिया के जो व्यक्ति हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट बाद में बने, वो पहले जानते क्या थे? पहले वो काम करते थे एज ए वर्कर, सामान को लाना ले जाना, वो काम करते थे। और स्पेशली हमारा जो व्यापार होता था वो चाइना से होता था, तो वो चाइना में सामान को लाने ले जाने, पैसा लाने, इसका काम करते थे। लेकिन इस बिजनेस से उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया और वो क्या बन गए? एंटरप्रेन्योर बन गए। इस तरीके से पहले कहते हैं ना, जो मेहनत करता है उसका फॉर्चून तो बन ही जाता है। अगर आप लोग करेंगे मेहनत तो आपका फॉर्चून बन जाएगा, अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जाम में। तो जिस प्रकार हमारे भारत देश के जो पहले के जो व्यक्ति थे, जिन्होंने व्यापार में मेहनत करी, अपना भाग्य बनाया और एंटरप्रेन्योर बने, तो वो किस व्यापार से करे थे, किस देश से व्यापार करते थे? तो याद रखिएगा, वो करते थे चाइना से। पहले वाले का आंसर में बताया जॉबर, इसका आंसर क्या है? चाइना। जो चाइना ट्रेड करते थे, ठीक है, चाइना से व्यापार होता था सामान को। और चाइना से किस चीज़ का व्यापार होता था आपको मालूम होगा? तो चाइना से ओपियम, इंडिगो वगैरह भेजा जाता था। जब हम लोगों का कॉलोनियल पीरियड था, तो कॉलोनियल पीरियड के दौरान हम लोगों का जो व्यापार चाइना से होता था वो ओपियम, और क्या होता है, क्या बताया हमने? ओपियम होता था, और क्या हमने बताया आपको, बताइए। हाँ, तो ये ओपियम हुआ,
और कई सारी चीजें होती है, उनका व्यापार हम लोग क्या करते थे, उनसे करते थे। ठीक है, हाँ। तो आगे चलते हैं। चाइना ट्रेड से हम लोग व्यापार करते थे ओपियम और इंडिगो का, यानी कि इंडिगो मतलब होता है नील की खेती। हाँ, तो उसका व्यापार होता है। वाई डिड द अगला क्वेश्चन है, वाई डिड द वीवर्स सफर फ्रॉम ए प्रॉब्लम ऑफ रॉ कॉटन। यानी कि जो हमारे जो वीवर्स थे, वीवर्स होते हैं जो कपड़ा बुनते हैं, जुलाए बुनकर, वाई डिड द वीवर्स सफर फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ रॉ कॉटन। उन्होंने रॉ कॉटन को नहीं मिल पा रहा था, बड़ा परेशान थे। तो यहाँ क्वेश्चन यही कह रहा है क्यों परेशान थे, वो सफर क्यों कर रहे थे, उनको रॉ कॉटन क्यों नहीं मिल पा रहा। तो इसका आंसर क्या है, 4 विकल्प दिए हैं। तो द कॉटन क्रॉप पेरिश, क्या कॉटन की क्रॉप खराब हो गई थी, नष्ट हो गई थी, या रॉ कॉटन एक्सपोर्टिंग इंक्रीज, या जो कच्चा कॉटन था उसका एक्सपोर्ट बढ़ गया था, बाहर बहुत जाने लगा, या लोकल मार्केट सैंक, या वहाँ की जो लोकल मार्केट थी वो डूब गई, धराशायी हो गई, या एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स हो गई। तो इसका सही आंसर है हमारे देश के व्यूअर्स को जो है, समझ रहे हैं, हमारे देश के व्यूअर्स को जो कच्चा कॉटन था वो मिल नहीं पा रहा था। क्यों नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उसका जो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा था। ध्यान रखिए, जो रॉ कॉटन हो रहा था वो हमारे देश से सब कहाँ जा रहा था, आपको याद भी होगा। क्या याद होगा कि एक समय ऐसा आया था कि हमारे यहाँ का जो कपड़ा था जो बन कर जाता था उसका परसेंटेज गिर गया था, और उस वक्त जो रॉ कॉटन था ये बढ़ गया था, क्योंकि ब्रिटेन वगैरह में, यूरोपियन कंट्रीज में इंडस्ट्रीज लग गई थी ना, तो उनको अपने टेक्सटाइल मिलों को चलाने के लिए कच्चा माल चाहिए था, यानी कि रॉ कॉटन चाहिए था। तो रॉ कॉटन कहाँ से आता था, हमारे इंडिया से। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए हमारे इंडिया का जो कॉटन था बहुत ही अच्छा फाइन क्वालिटी का था, पतला था और बहुत ही अच्छा था, उससे बनने वाले कपड़े बड़े ही आकर्षक सुंदर दिखाई देते थे। इसीलिए जो यूरोपियन कंट्रीज के जो लोग थे वो इंडिया का जो कॉटन जो था वो ज़्यादा मांगते थे, पसंद करते थे। इस चीज़ की ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा, रॉ कॉटन एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने आपको बताया था ना, ये पॉइंट बताएंगे, तो उसमें पहला है स्टेपलर। इसको जान लीजिए क्या होते हैं स्टेपलर। वो स्टेपलर नहीं जो लगाते हैं कॉपी में, स्टेपलर पिन वाला। हाँ, ये स्टेपलर का मतलब है हु इज स्टेपलर। स्टेपलर कौन है, तो अ स्टेपलर इज अ पर्सन हु सॉर्ट वूल अकॉर्डिंग टू इट्स फाइबर। तो स्टेपलर एक व्यक्ति होता है जो सॉर्ट करता है, छांटता है, वूल माने ऊन को, वूल माने क्या होता है, ऊन को, और अकॉर्डिंग टू इट्स फाइबर, फाइबर मतलब रेसे से, उनके रेसे के हिसाब से जो है ऊन को छांटने का जो काम करता है वो स्टेपलर कहलाता है। याद रहेगा, हाँ, वो स्टेपलर होते हैं, याद रखिएगा। अब आता है डिफाइन फुलर। यहाँ देखो आया था ना फुलर, हमने आपसे कहा था बताएंगे। तो फुलर क्या होता है, इसको भी जान लीजिए। ए पर्सन हु फुल्स और गैदर ए क्लॉथ ऑफ प्लीटिंग इज नोन एज ए फुलर। फुलर माने होना भरने का काम करता है, और गैदर माने जो इकट्ठा करने का काम करता है। किसको, क्लॉथ को, और कैसे, प्लेटिंग करके, चुन करके। जो व्यक्ति कपड़ों को भरने का काम करता है या उसको इकट्ठा करने का काम करता है वो फुलर कहलाता है। भाई कपड़ा बनता है तो कपड़े को हमको चुनकर क्या करना है, इकट्ठा करना है, उसको भरना है, तो वो सब काम जो है फुलर कहलाता है। तो यहाँ पर हिस्ट्री में फुलर का मतलब जानते हैं ना, फुलर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो भरने का काम या कपड़े को चुन करके इकट्ठा करने का काम करता है, ये काम होता है फुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु वर गोमस्थास। अब मैं आपको बताया था पहले क्वेश्चन में जितने भी वर्ड आए हैं हम सबको बारी बारी से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। जॉबर तो हम पहले बता चुके हैं। अब आता है गोमस्थास क्या होता है, लिखा है ना हु वर गोमस्थास। अब ये कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है आपको शॉर्ट में लिखना पड़े, MCQ में लिखना पड़े, या वेरी शॉर्ट में, या मैचिंग के रूप में आ जाए, ठीक है। तो कहीं भी आ सकता है, तो मालूम होना चाहिए कि गोमस्थास होते क्या हैं। पढ़ा तो है आपने, लेकिन एक बार रिवाइज हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, हु वर गोमस्थास।
ठीक है। तो गोमस्थास वर पेड वर्कर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, देयर ऑक्यूपेशन वाज टू रेगुलेट वीवर्स, गैदर सप्लाईज एंड लुक एट द नेचर ऑफ मटेरियल। यही लिखना है आपको, क्लास 10 में यही लिख के आना है। गोमस्थास जो है उनको सैलरी दी जाती थी, और किनके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी। जानते हैं ना ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? 1600। हाँ वही, इसका मकसद था भारत से व्यापार करना और फायदा कमाना। तो उन लोगों ने क्या किया था, कुछ पेड वर्कर्स, सैलरी वाले व्यक्तियों को हायर कर लिया था, जो गोमस्थास कहलाते थे। और उनका ऑक्यूपेशन का वर्क क्या था कि वीवर्स को देखना, कि काम कराना, रेगुलेट कराना। गैदर सप्लाई, उनसे जब माल बन जाए तो इकट्ठा करना। लुक एट द नेचर ऑफ मटेरियल, और मटेरियल के नेचर को, क्वालिटी को चेक करना, सही बना है, जो काम बना के दे रहे हैं वो सही है कि खराब है। ये सब काम जो है गोमस्थास से कराया जाता है। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है पेड वर्कर्स कहलाते हैं। इनको सैलरी दी जाती थी और इनका काम यही था, वीवर्स को देख रेख करना, उनके माल की जांच करना, उनसे माल को सब इकट्ठा करना और ईस्ट इंडिया कंपनी को देना, वहाँ भेजना फॉरेन में, यही काम था। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म कार्डिंग। ये वर्ड आता है, लोग नहीं सब पढ़े होते हैं तो सोचते हैं अरे ये क्या है कार्डिंग। समझ लो, आज समझ में आ जाएगा आपको कार्डिंग होता क्या। कार्डिंग इज अ प्रोसेस इन विच फाइबर्स सच एज कॉटन और वूल आर प्रिपेयर्ड बिफोर स्पिनिंग। कार्डिंग कोई नई चीज नहीं है, कार्डिंग एक प्रोसेस होता है इन विच फाइबर्स जो होते हैं, रेशे जो होते हैं, फाइबर्स में क्या होते हैं? रेशे, जैसे कि कॉटन हुआ या वूल हुआ, आर प्रिपेयर्ड बिफोर स्पिनिंग, उनको तैयार करना पड़ता है ना स्पिनिंग करने से पहले, कताई करने से पहले। आपको मालूम होना चाहिए गांधी जी क्या करते थे, तो व्हील होता है ना, उसमें धागा बनाते थे, घुमा घुमा के पहिए को, जिसको बोलते हैं व्हील स्पिनिंग, स्पिनिंग व्हील। हाँ, तो कताई, स्पिनिंग माने कताई, यानी कि कताई करने से पहले वो क्या करते हैं, कार्डिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें रेशों को, जैसे कॉटन के रेशे हो गए या ऊन के रेशे को तैयार किया जाता है, और वो तैयार करने का प्रोसेस जो है कार्डिंग कहलाता है। ठीक है, तो स्पिनिंग करने से पहले, उसको धागा बनाने से पहले जो प्रोसेस किया जाता है वही कार्डिंग कहलाता है। अब तो याद रहेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, हु इन्वेंटेड द स्पिनिंग जेनी। ये क्वेश्चन बहुत आ जाता है, हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए। हु इन्वेंटेड, किसने आविष्कार किया स्पिनिंग जेनी का। और स्पिनिंग जेनी के आ जाने से काम जो है रफ्तार बढ़ गई। हाँ, और वो नाम था जेम्स हारग्रीव्स, जेम्स हारग्रीव्स। तो जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी को आविष्कार किया था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगले क्वेश्चन 9 नंबर में आते हैं, नेम एन इमिनेंट प्री कॉलोनियल पोर्ट। प्री कॉलोनियल मतलब अंग्रेज तो थे, लेकिन प्री कॉलोनियल पोर्ट, अंग्रेजों से पहले जो पोर्ट हुआ करता था, इमिनेंट माने फेमस, विख्यात, वो कौन सा पोर्ट था? तो वो सूरत पोर्ट था, याद रखिएगा, ये आ चुका सीबीएसई बोर्ड में। नेम एन इमिनेंट प्री कॉलोनियल पोर्ट, प्री कॉलोनियल पोर्ट के टाइम पे इमिनेंट जो पोर्ट था वो कौन सा था, प्रख्यात, प्रसिद्ध, वो सूरत पोर्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हु क्रिएटेड द फर्स्ट कॉटन मिल। फर्स्ट कॉटन मिल जो है किसने क्रिएट की थी, किसने बनाया? तो आपके हाई स्कूल में क्या नाम है इसका? रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट है, हाँ, इन्होंने जो है फर्स्ट कॉटन मिल बनाई थी। समझ में आ गई? सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। अगला वीडियो भी आने वाला है, उसको तैयार करिए और ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से बार बार देखिए और प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।